Welcome to my YouTube channel, friend. In this video, we are going to study the third chapter of Science, Class 8, Synthetic Fiber and Plastic. In this video, this chapter was about the fibers, synthetic fibers and natural fibers, and about the plastics also. Like we know, a cloth was made up of fabric, means a piece of cloth, and a piece of cloth means a fabric is made up of fibers, and which are of two types: natural fiber and artificial fiber. Natural fiber we obtain from animals and plants like wool, cotton, silk, and about it we had already studied in previous two classes 6 and 7. So in this video we are going to study mainly about the synthetic fiber only, and about the plastic items and types of plastics and uses of it. So let's start. The clothes which we wear are made of fabric. Fabric are made of from fiber obtained from natural or artificial sources. Can you name some natural fiber? Fiber are also used for making a large variety of household articles. Make a list of some common articles made from fiber. Try to separate them into those made from natural fiber and those made from artificial fiber. Make entry in table 3.1. तो जो कपड़े हम पहनते हैं हम जानते हैं वो फैब्रिक से बनता है. अब फैब्रिक क्या है? तो एक पीस होता है क्लोथ का, बहुत छोटा पीस. अब एक छोटा पीस क्लोथ का किससे बनता है? तो वो फाइबर से बनता है. अब फाइबर टू टाइप्स के होते हैं, जो मैंने पहले कहा, नेचुरल फाइबर और आर्टिफिशियल फाइबर. अब नेचुरल फाइबर मतलब जो हमें एनिमल या प्लांट देते हैं, मतलब जो फाइबर हम खुद से नहीं बना सकते. अब आर्टिफिशियल फाइबर मतलब जो ह्यूमन या हम लोग खुद से बना सकें. तो कैन यू नेम सम नेचुरल फाइबर? तो क्या आप ऐसे ही कुछ नेचुरल फाइबर के नाम बता सकते हैं जो हम एनिमल्स या प्लांट से ऑब्टेन करते हैं? तो बहुत सारे हैं, वुल, कॉटन, सिल्क, एब्सोल्युटली, और बहुत सारे हैं, हम बता सकते हैं. फाइबर्स आर ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग अ लार्ज वेराइटी ऑफ हाउस होल्ड आर्टिकल. मतलब फाइबर बस कपड़े बनाने के लिए यूज़ नहीं होते, वो घर के बहुत सारे आर्टिकल्स, बहुत सारे सामान, अदर ऑब्जेक्ट्स बनाने के लिए भी यूज़ होते हैं. तो हमें क्या करना है, ऐसे ही कुछ कॉमन आर्टिकल्स के नाम लिखने हैं जो फाइबर से बनते हैं, और ये भी कोशिश करनी है कि जो आर्टिफिशियल फाइबर है या नेचुरल फाइबर है, मतलब वो कौन से फाइबर से बना है, उसे सेपरेट करने की कोशिश करें, ताकि हम तभी समझ पाएंगे कि कौन कौन सा ऑब्जेक्ट नेचुरल फाइबर से बना है या आर्टिफिशियल फाइबर से बना है. तो ये जो हमें एक्टिविटी करनी है, इसकी एंट्री हमें टेबल 3.1 में भरनी है. तो वाई डिड यू लेबल सम फाइबर्स एज आर्टिफिशियल? तो हम कुछ फाइबर्स को आर्टिफिशियल क्यों कहते हैं? आर्टिफिशियल ही मतलब एक्चुअली असली ना होना. तो हम कुछ फाइबर्स को आर्टिफिशियल क्यों कहते हैं? तो यू हैव रीड इन your previous classes that natural fiber like cotton, wool, silk, etc. are obtained from plant or animal. The synthetic fiber on other hand are made by human being. That is why these are called synthetic or man-made fiber. तो जैसे हमने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा है कि जो नेचुरल फाइबर्स होते हैं, कॉटन, सिल्क, एट्सेट्रा, ये सब प्लांट और एनिमल से मिलते हैं, इसलिए हम इन्हें नेचुरल फाइबर्स कहते हैं. और दूसरी तरफ जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं वो ह्यूमन बींग्स खुद से बनाते हैं, इसलिए इसे सिंथेटिक फाइबर्स के साथ साथ मैन मेड फाइबर्स भी कहा जाता है. अब व्हाट आर सिंथेटिक फाइबर्स? सिंथेटिक फाइबर्स एक्चुअली है क्या, वो कैसे बनते हैं? तो ट्राई टू रिकॉल uniform pattern found in a necklace of bead joined with the help of a thread, or try to join a number of paper clip together to make a long chain as in figure 3.1b. Is there any similarity between the two? तो हमें क्या करना है ना, जैसे कोई नेकलेस होता है तो उसकी पिक्चर को याद करनी है. अब वो नेकलेस कैसे बनता है? तो एक धागे की मदद से बहुत सारे छोटे छोटे बीड्स को आपस में जॉइन करके नेकलेस बनाया जाता है. इसका पिक्चर जो है 3.1 के ए में भी दिखाया गया है. अब 3.1 के बी में हमें क्या करना है, पेपर क्लिप्स को आपस में जॉइन करना है. तो जैसा पिक्चर यहाँ पे दिखाया गया है वो हमें पूछ रहे हैं कि इन दोनों में क्या सिमिलरिटी है. तो हमें तो एक ही सिमिलरिटी दिख रही है कि छोटे छोटे यूनिट्स को जॉइन करके उन्होंने एक चेन बनाई है. तो वैसे ही सिंथेटिक फाइबर इज़ ऑल्सो अ चेन ऑफ स्मॉल यूनिट जॉइन टुगेदर. एक सिंथेटिक फाइबर मतलब जो ह्यूमन बनाते हैं, वो जो फाइबर होता है वो भी ऐसे ही छोटे छोटे यूनिट्स का एक चेन होता है. मतलब वो छोटे छोटे यूनिट्स जब आपस में जॉइन हो जाते हैं फिर एक फाइबर बनता है. और वो जो छोटे छोटे यूनिट्स होते हैं एक्चुअली वो कोई केमिकल के सब्सटेंस होते हैं जिसे बनाया जाता है और उससे ही फाइबर्स बनाए जाते हैं. मैनी सच स्मॉल यूनिट कंबाइन टू form a large single unit called a polymer.
तो ऐसे ही कुछ छोटे छोटे जो यूनिट्स होते हैं ना, वो केमिकल सब्सटेंस नहीं पर अदर भी यूनिट्स जो एक बड़ा यूनिट बनाने की कोशिश करते हैं, एक बड़ा सा कुछ चीज़ बनाने की कोशिश करते हैं, उसे पॉलीमर कहा जाता है। एक्चुअली पॉलीमर जो वर्ड है वो ग्रीक वर्ड से आया है और उसका फर्स्ट मतलब आगे वाला जो वर्ड होता है ना, प्रीफिक्स, पॉली का मतलब होता है मैनी और मर का मतलब होता है पार्ट, मतलब मैनी पार्ट, मतलब जिसके बहुत सारे पार्ट हो। इसलिए पॉलीमर जो है वो एक ही तरीके के यूनिट्स के रिपीटिंग, मतलब उसको वापस से रिपीट करके एक पॉलीमर बनता है। Polymer occur in nature also. Cotton, for example, is a polymer called cellulose. Cellulose is made up of a large number of glucose unit. तो पॉलीमर जैसे हमने जान लिया, जो छोटे छोटे यूनिट्स होते हैं ना, जब वो बहुत सारे ग्रुप में आते हैं ताकि एक बड़ा यूनिट बन जाए, उसे पॉलीमर कहते हैं। तो वो छोटे छोटे यूनिट्स को एक्चुअली पॉलीमर कहते हैं। तो कॉटन फॉर एग्जांपल जो हमारा नेचुरल फाइबर है, तो उसका जो पॉलीमर है उसे सेल्यूलोज कहते हैं। मतलब वो जो फाइबर है ना, कॉटन फाइबर, वो जिस स्मॉल यूनिट से बना है, उस स्मॉल यूनिट को, उस पॉलीमर को सेल्यूलोज कहते हैं। सेल्यूलोज जो है वो एक्चुअली ग्लूकोज यूनिट से बनता है। ग्लूकोज तो सब जानते हैं। टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर, तो सिंथेटिक फाइबर कैसे बनता है या सिंथेटिक फाइबर क्या है वो हमने देख लिया। नाउ सिंथेटिक फाइबर के टाइप, मतलब ह्यूमन मेड फाइबर बस एक नहीं है ना, बहुत सारे हैं, तो उनके टाइप। फर्स्ट है रेयॉन। You have read in class 7 that silk fiber obtained from silkworm was discovered in China and was kept as closely guarded secret for a long time. तो जैसे हम जानते हैं जो सिल्क फाइबर है ना, जो हम सिल्कवॉर्म से ऑब्टेन करते हैं, जिसके बारे में हमने क्लास 7 में भी पढ़ा है, ये चाइना में डिस्कवर हुआ है। सिल्क फाइबर चाइना में डिस्कवर हुआ है और इसे जानने के लिए, ये सीक्रेट जानने के लिए कि सिल्कवॉर्म सिल्क देता है, इसे बहुत समय तक सीक्रेट रखा गया था। फैब्रिक ऑब्टेन फ्रॉम सिल्क फाइबर वॉज वेरी कॉस्टली। जो फैब्रिक एक्चुअली सिल्क फाइबर से बनाए जाते हैं वो बहुत ज़्यादा महंगा होता है, बट इट्स ब्यूटीफुल टेक्सचर फैसिनेटेड एवरीबडी। अब देखिए, अगर कोई भी थिंग है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, बट अगर दिखने में बहुत अच्छी है तो किसी को भी लगेगा कि हमारे पास भी वो होना चाहिए। बट अगर वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होगा तो उसे अफोर्ड करने के लायक भी बहुत कम ही लोग होंगे। तो इसलिए जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने ऐसा कोशिश की, ऐसे अटैम्प्ट्स किए कि वो सिल्क को आर्टिफिशियली बना सकें। तो टूवर्ड्स एंड ऑफ 19th सेंचुरी, तो 19th सेंचुरी के आखिरी में 1899 ऐसे आसपास में साइंटिस्ट जो हैं उन्होंने एक ऐसा फाइबर बनाने में सक्सेस हुए जिसकी प्रॉपर्टीज सिल्क से थोड़ी बहुत सिमिलर है। मतलब पूरी तो नहीं हो पाई, क्योंकि ऐसा तो नहीं हो सकता कि जो नेचुरल फाइबर है वो हमें आर्टिफिशियल फाइबर में भी मिल जाए, मतलब दोनों चीज़ें अलग होती है ना। तो थोड़ी बहुत प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो सिल्क से सिमिलर हुई। तो वो जो फाइबर है वो भी केमिकल ट्रीटमेंट से ही हुआ, लेकिन वुड पल्प, मतलब लकड़ी के ऊपर की जो छाल होती है उससे, उसके केमिकल से ये फाइबर बना था, आर्टिफिशियल फाइबर। इसी फाइबर को रेयॉन या आर्टिफिशियल सिल्क भी कहा जाता है। ऑल्दो रेयॉन इज ऑब्टेन फ्रॉम ए नेचुरल सोर्स, वुड पल्प, येट इट इज़ मैन मेड फाइबर। इट इज़ चीपर देन सिल्क एंड कैन बी वूवन लाइक सिल्क फाइबर। ऐसे तो जो हमारा रेयॉन है ना वो नेचुरल सोर्स से ऑब्टेन किया गया है, क्योंकि जो लकड़ी की पल्प है, लकड़ी की जो छाल है, वो एक्चुअली नेचुरल सोर्स है, पर क्योंकि इंसान ने उसे हाथ से बनाया है इसलिए उसे मैन मेड फाइबर भी कहते हैं। ये सिल्क से थोड़ी सस्ती है और इसे भी सिल्क फाइबर्स की तरह ही मतलब वो बुना जा सकता है, और इसे भी हम तरह तरह के रंग दे सकते हैं लाइक अदर फाइबर्स। रेयॉन इज मिक्स विथ कॉटन टू मेक बेडशीट और मिक्स विथ वुल टू मेक कारपेट। मतलब रेयॉन एक इतना स्पेशल फाइबर है कि इसे अगर हमने दूसरे तरीके के फाइबर से मिक्स कर दिया तो तरह तरह की चीज़ें बनाई जा सकती है। मतलब ये याद रखने की ज़रूरत है, रेयॉन और कॉटन को अगर हमने मिक्स करके कुछ बनाना चाहा तो बेडशीट बन सकती है, और अगर रेयॉन को हमने वुल से मिलाकर कुछ बनाना चाहा तो कारपेट बन सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे जो नेचुरल फाइबर, हमें नेचुरल फाइबर्स जो मिलते हैं ना वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। क्यों? क्योंकि नेचुरल फाइबर्स जिन प्लांट और एनिमल से मिलते हैं वो एक्चुअली क्वांटिटी में ही होते हैं, जितनी क्वांटिटी में उनके पास मतलब वो अवेलेबल, वो एनिमल हमारे वर्ल्ड में होगा। अगर वो एनिमल ख़त्म होने लगा तो वो फाइबर हमें मिलेगा कैसे? जिस कारण वो फाइबर्स जो हमें प्लांट और एनिमल से मिलते हैं वो थोड़े ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, पर जो आर्टिफिशियल फाइबर बनाए जाते हैं वो हम ह्यूमन जो है उसे कितना भी बना सकते हैं, इसलिए वो थोड़ा सस्ता मिलता है इफ़ कम्पेयर टू नेचुरल फाइबर। ऑल्दो रेयॉन इज ऑब्टेन्ड, अच्छा ये हमारा हो गया। तो रेयॉन जो है वो आर्टिफिशियल सिल्क है और ये
वुड पल्प के केमिकल ट्रीटमेंट से ऑब्टेन किया गया है और सिल्क की जगह पर रेयॉन को अगर हमने कॉटन से मिक्स किया तो मतलब बेडशीट बन सकती है, और वुल से अगर मिक्स किया तो कारपेट बन सकते हैं, जैसे यहाँ पे दिखाया गया है। अब रेयॉन टॉपिक यहाँ पे ख़त्म हुआ हमारा। अब दूसरा सिंथेटिक फाइबर है नायलॉन। नायलॉन इज़ अनदर मैन मेड फाइबर। In 1931, it was made without using any natural raw material from plant or animal. It was prepared from coal, water, and air. It was the first fully synthetic fiber. Nylon fiber was strong, elastic, and light. It was lustrous and easy to wash, so it became very popular for making clothes. We use many articles made from nylon such as socks, ropes, tent, toothbrushes, car seat belts, sleeping bags, curtains, etc. Nylon is also used for making parachute and ropes for rock climbing. A nylon thread is actually stronger than a steel wire. Let us find out. तो नायलॉन के बारे में यहाँ पे इंफॉर्मेशन हमें दी है। नायलॉन जो है वो एक दूसरा एग्जाम्पल है मैनमेड फाइबर का। हमने अभी रेयॉन के बारे में पढ़ा। ये 1931 में नायलॉन जो है वो बिना किसी नेचुरल रॉ मटेरियल के यूज़ किए, मतलब प्लांट और एनिमल के बिना यूज़ किए नायलॉन जो है वो बना था। इट वॉज प्रिपेयर्ड फ्रॉम कोल, वाटर एंड एयर। नायलॉन जो है वो कोल, वाटर और एयर की मदद से बनाया गया है। इट वॉज द फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर। ये पहला सिंथेटिक फाइबर था जो पूरी तरीके से मैन मेड ही है, मतलब कोई भी नेचुरल सोर्स का इसमें इस्तेमाल नहीं किया गया, क्योंकि वाटर एयर भी मतलब नेचुरल सोर्स ही है, बट मतलब पर ह्यूमन ने ही इसे बनाया था। नायलॉन फाइबर वो स्ट्रॉन्ग, इलास्टिक एंड लाइट। नायलॉन फाइबर जो है वो पूरे फाइबर्स, हमारे पास अभी जितने भी फाइबर्स माने जाते हैं उसमें से सबसे स्ट्रॉन्ग नायलॉन फाइबर को कहा जाता है। इसकी इलास्टिक जो है भी बहुत अच्छी होती है और लाइट भी होता है। नायलॉन फाइबर थोड़ा हल्का भी होता है, साथ साथ ये थोड़ा लस्टरस है, मतलब शाइनी फाइबर है, तो इसे धोना भी थोड़ा ईजी है। तो इट बिकेम वेरी पॉपुलर फॉर मेकिंग क्लोथ, जिस कारण जो नायलॉन है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया है क्लोथ्स बनाने के लिए। We use many articles made from nylon such as socks, ropes, tent, toothbrush, car seat belt, sleeping bag, curtain, etc. अब अगर कोई ऐसा फाइबर है जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो इसका मतलब है उस फाइबर का अगर हम फैब्रिक बनाएंगे तो एब्सोल्युटली वो जल्दी फटेगा नहीं, तो कोई भी ऐसे कपड़े पहनना चाहेगा जो लॉन्ग टाइम के लिए चले। इसलिए नायलॉन से फिर बहुत सारी ड्रेस बनने लगी, सॉक्स, रोप्स, टेंट्स, टूथब्रश भी बनने लगे, कार सीट बेल्ट, स्लीपिंग बैग, कर्टन्स, पर्दे भी बनने लगे। वो सारे आर्टिकल्स की पिक्चर्स यहाँ पे दी गई है। 3.3 वेरियस आर्टिकल मेड फ्रॉम नायलॉन। तो नायलॉन इज ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग पैराशूट। नायलॉन जो है पैराशूट बनाने के लिए भी यूज़ होता है। पैराशूट में मतलब जो रोप्स अटैच होती है ना ह्यूमन से, यहाँ पे जो रोप अटैच है वो बलून से ह्यूमन से, ये जो रोप है वो भी नायलॉन की बनी रहती है, क्योंकि नायलॉन इतना स्ट्रॉन्ग फाइबर होता है कि सबको इतना बिलीव है कि नायलॉन जो है वो जल्दी टूटेगा नहीं, ब्रेक नहीं होगा। और रॉक क्लाइंबिंग में भी जो भी ह्यूमन मतलब माउंटेन चढ़ता है तो वो नायलॉन के फाइबर से बने हुए रोप को ही पकड़ कर चढ़ता है। तो नायलॉन थ्रेड इज एक्चुअली स्ट्रॉन्गर देन अ स्टील वायर। ऐसा कहते हैं कि नायलॉन की जो थ्रेड होती है, मतलब नायलॉन फाइबर एक डिफरेंट चीज़ है, फाइबर भी देखो थ्रेड से बनती है। तो जो थ्रेड होती है नायलॉन की, नायलॉन फाइबर की थ्रेड, वो ऐसा कहा जाता है कि एक स्टील वायर से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। तो वो होती है या नहीं, तो ये जानने के लिए एक एक्टिविटी दी गई है जिससे हम पता लगा सकते हैं। एक्टिविटी 3.1, टेक एन आयरन स्टैंड विद अ क्लैम्प. Take a cotton thread of about 60 centimeter length. Tie it to the clamp so that it hangs freely from it as shown in figure 3.5. Add the free and suspended a pan so that weight can be placed in it. Add weight one by one till the thread break. Note down the total weight required to break the thread. This weight indicates the strength of a fiber. Repeat the same activity with thread of wool, polyester, silk and nylon. Tabulate the data as shown in table 3.2. Arrange the thread in order to their increasing strength. तो ये एक्टिविटी करने की एक्चुअली आपको ज़रूरत नहीं है, मतलब इतना सब टाई वाई करने की। सिंपली आप क्या कर सकते हैं, आप सिंपली एक कार्डबोर्ड ले लीजिए, उसके ऊपर सबसे पहले नायलॉन की थ्रेड का हम एक्सपेरिमेंट करें तो पहले नायलॉन की थ्रेड रखिए,
उसके बाद उसके ऊपर वजन ऐड करते जाइए और ऐसा आपको नोट करना है कि कितने वेट पर वो नायलॉन की थ्रेड ब्रेक हुई। उसके बाद यही सेम एक्टिविटी हमें दूसरे फाइबर्स के साथ भी करना है, लाइक वुल, पॉलिस्टर, सिल्क। उसके बाद हमें नोट करना है कौन से फाइबर्स पर ज़्यादा वेट की रिक्वायरमेंट हुई उसे ब्रेक करने के लिए। तो इससे हम पता लगा सकते हैं कि कौन सा फाइबर सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है। और ये पता लगाने के लिए कि नायलॉन एक स्टील वायर जितना स्ट्रॉन्ग है या नहीं, आप एक स्टील वायर भी ले सकते हैं और उसके ऊपर भी वो वेट रख सकते हैं देखने के लिए कि कितने देर बाद वो स्टील वायर टूटता है, और उसके बाद नायलॉन और स्टील वायर को आप ऐसे कंपेयर कर सकते हैं। तो you may use a hook or a nail on wall for hanging the fibers and a polythene bag at other end. In place of weight, you may use marble or pebble of similar size. ये करने की ज़रूरत नहीं, आप सिंपली जैसे मैंने कहा वो भी कर सकते हैं, या सीधे आप नेट पे भी सर्च मार सकते हैं नॉलेज के लिए कि कौन सा जो ये कितना वेट पर एक थ्रेड ब्रेक हो सकती है। नाउ पॉलिस्टर एंड एक्रिलिक, हमने 2 एग्जाम्पल्स देखे अभी आर्टिफिशियल फाइबर्स के, रेयॉन और नायलॉन। रेयॉन में हमने क्या देखा, इसे आर्टिफिशियल सिल्क भी कहा जाता है क्योंकि सिल्क जो है वो बहुत महंगा है, इसलिए साइंटिस्ट ने 19th सेंचुरी के एंड में एक आर्टिफिशियल सिल्क बनाया था जिसे रेयॉन कहते हैं। इसकी प्रॉपर्टी सिल्क से थोड़ी सिमिलर है और इसे भी अदर कलर्स दिए जा सकते हैं। और नायलॉन के बारे में हमने क्या देखा था, ये सारे फाइबर्स में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फाइबर है, साथ साथ थोड़ा शाइनी भी है और धोने में थोड़ा आसान है। साथ साथ हमने क्या देखा था, इतना स्ट्रॉन्ग है कि स्टील वायर से भी स्ट्रॉन्ग इसे कहा जाता है, और पैराशूट्स में या रॉक क्लाइंबिंग में जो रोप्स बनती हैं वो इसी से बनती हैं। अब हमारा थर्ड एग्जाम्पल है पॉलिस्टर एंड एक्रिलिक। Polyester is another synthetic fiber. Fabric made from this fiber does not get wrinkled easily. It remains crisp and is easy to wash. So it is quite suitable for making dress material. You must have seen people wearing polyester shirts and other dresses. Terylene is a popular polyester. It can be drawn into very fine fibers that can be woven like any other yarn. तो एक्चुअली पॉलिस्टर जो है ना वो भी एक सिंथेटिक फाइबर है, और जो भी फैब्रिक्स इस फाइबर से बनती हैं वो जल्दी रिंकल नहीं हो जाती। रिंकल मतलब उसके अंदर से धागे निकलने नहीं लगते जल्दी। इट रिमेन्स क्रिस्प मतलब वो बिल्कुल वैसे ही रहती है और इसे वॉश करना भी बहुत ईजी होता है। सो इट इज़ क्वाइट सुटेबल फॉर मेकिंग ड्रेस मटेरियल। इसलिए पॉलिस्टर जो है कोई कपड़ा बनाने के लिए ज़्यादा सुटेबल है क्योंकि उससे धागे नहीं निकलेंगे तो वो वैसी ड्रेस पहनने में अच्छा लगेगा। यू मस्ट हैव सीन पीपल वियरिंग पॉलिस्टर शर्ट्स। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा पॉलिस्टर शर्ट्स पहनते हुए या अदर ड्रेस भी। ऐसे अगर ऐसा भी हो सकता है कि आपने पॉलिस्टर नहीं देखा हो या नायलॉन नहीं देखा हो, तो अगर आप नेट पर सर्च कर सकते हैं, अपने मम्मी पापा से बोल सकते हैं कि आपके पास क्या ऐसी कोई क्लोथ है जो पॉलिस्टर से बनी है, रेयॉन से बनी है और अदर फाइबर से बनी है। टेरिलीन जो है वो सबसे पॉपुलर पॉलिस्टर है। पॉलिस्टर के भी मतलब टाइप्स होते हैं, तो पॉलिस्टर के टाइप्स में टेरिलीन जो है वो सबसे पॉपुलर पॉलिस्टर माना जाता है। टेरिलीन जो है उसे हम इट कैन बी ड्रॉन इनटू वेरी फाइन फाइबर्स दैट कैन बी वुवन लाइक एनी अदर यार्न। टेरिलीन इतना सॉफ्ट फाइबर होता है कि ये कोई भी यार्न में भी वूव किया जा सकता है। यार्न तो आपको पता ही होगा, क्लास 7th में भी था। अब पहेली क्या बोल रही है, माई मदर ऑलवेज बाइज PET bottles and PET jars for storing rice and sugar. I wonder what PET is. यहाँ पे जो PET है ना वो पेट मत समझना, पालतू मत समझना। पहली बोल रही है कि उसकी जो माँ है ना, उनकी जो मम्मी है, वो कोई भी बॉटल या जो जार्स खरीदती हैं उनके ऊपर PET ही लिखा रहता है राइस या शुगर को स्टोर करने के लिए। लेकिन वो सोच रही है कि PET होता क्या है। तो PET पॉलीथिलीन टेरेस्टेलेट इज़ अ वेरी फेमिलियर फॉर्म ऑफ पॉलिस्टर। ये जो PET है ना ये भी पॉलिस्टर का एक बहुत अच्छा फॉर्म है। लाइक टेरिलीन भी जो था ना एक फॉर्म था पॉलिस्टर का, वैसे ही PET मतलब ये जो पॉलीथिलीन टेराफ्लेट है वो भी पॉलिस्टर का एक बहुत फेमिलियर फॉर्म है। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग बॉटल, यूटेंसिल, फिल्म, वायर एंड मैनी अदर यूजफुल प्रोडक्ट। तो ये जो PET है मतलब ये जो फॉर्म है हमारा टेरिलीन आई मीन पॉलिस्टर का, ये बॉटल्स, यूटेंसिल्स, फिल्म, वायर और बहुत सारे अदर यूजफुल प्रोडक्ट्स बनाने के यूज़ में आती है। लुक अराउंड एंड मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स मेड ऑफ पॉलिस्टर। तब आप अपने आसपास देखिए और देखिए कौन कौन सी चीज़ें पॉलिस्टर से बनी होगी।
एब्सोल्युटली बहुत सारी चीज़ें बनी होंगी, क्योंकि पॉलिस्टर की बहुत सारे फॉर्म्स हैं, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि ऐसी एक भी चीज़ ना हो जो पॉलिस्टर से ना बनी हो। पॉलिस्टर, तो जैसे हमने देखा था ना, पॉलीमर जो है वो एक ग्रीक वर्ड था और उसका मतलब क्या था। वैसे ही पॉलिस्टर भी जो है दो वर्ड से बना है, पॉली और ईस्टर। पॉली का मतलब तो हमने पहले ही देख लिया था, मैनी। इट्स एक्चुअली मेड अप ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ अ केमिकल कॉल्ड एन ईस्टर। तो जैसे हमने देखा था, जो कोई भी आर्टिफिशियल, हमारा जो भी आर्टिफिशियल फाइबर होता है वो छोटे छोटे स्मॉल यूनिट से बनता है, जो होता है एक केमिकल सब्सटेंस। वैसे ही पॉलिस्टर जो एक आर्टिफिशियल फाइबर है वो भी ऐसे ही केमिकल यूनिट से बनता है, जिसे हम कहते हैं ईस्टर। ईस्टर आर एस केमिकल विच गिव फ्रूट देयर स्मेल। ईस्टर जो है एक तरीके का पिगमेंट होता है जो फ्रूट्स में प्रेजेंट रहता है, जो उन्हें अपनी स्मेल देता है। लाइक अगर आपने ऑरेंज देखा होगा या केला देखा होगा, अगर आपकी आंखें बंद कर दी जाएं और आगे वो फ्रूट रख दिया जाए तो स्मेल से आप पहचान भी सकते हैं कि कौन सा फ्रूट है। तो क्यों? क्योंकि वो उस फ्रूट की अपनी पार्टिकुलर स्मेल होती है, जो ईस्टर नाम का पिगमेंट उसमें प्रेजेंट रहता है और वो देता है। तो फैब्रिक्स आर सोल्ड बाय नेम्स लाइक पॉलीकॉट, पॉलीवुल, टेरिकॉट एक्सेट्रा। तो फैब्रिक्स जो है ना, एक्चुअली वो नाम से भी सोल्ड होते हैं, जैसे पॉलीकॉट, पॉलीवुल, टेरिकॉट। ये कोई फाइबर्स नहीं है, पर एक्चुअली दो फाइबर्स के कॉम्बिनेशन है। जैसे पॉलीकॉट क्या होगा, तो इसका मतलब है पॉलिस्टर एंड कॉटन। पॉलीवुल क्या है, तो पॉलिस्टर एंड वुल। तो ऐसे अदर अदर टू फाइबर्स के मिक्स से भी चीज़ों को, थिंग्स को बनाया जाता है। So we wear sweaters and use shawls or blanket in winter. Many of these are actually not made from natural wool, though they appear to resemble wool. These are prepared from another type of synthetic fiber called acrylic. The wool obtained from natural sources is quite expensive, whereas clothes made from acrylic are relatively cheap. They are available in a variety of color. Synthetic fiber are more durable and affordable, which makes them more popular than natural fiber. तो हम जो स्वेटर्स पहनते हैं या जो हम शॉल्स या ब्लैंकेट्स यूज़ करते हैं ना विंटर में, मैनी ऑफ दीज आर एक्चुअली नॉट मेड फ्रॉम नेचुरल वुल। असल में वो सब नेचुरल वुल से नहीं बनते हैं, दो दे अपियर टू रिसेंबल वुल। ऐसे वो जो है वुल जैसे दिखते हैं पर वुल से बनते नहीं हैं। दीज आर प्रिपेयर फ्रॉम अनदर टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर कॉल्ड आर्कलिक। एक्चुअली वो अनदर सिंथेटिक फाइबर से बनते हैं जिन्हें आर्कलिक कहते हैं। The wool obtained from natural sources is quite expensive. जो कपड़े वुल से बनते हैं वो थोड़े ज़्यादा महंगे होते हैं, इसलिए ऐसा एक और मतलब हमारा बनाया गया था दूसरा तरीके का फाइबर जो सिंथेटिक था, और इसे आर्कलिक कहते हैं। इसमें भी वुल की जैसी प्रॉपर्टी है। देखो, जैसे हमने पहले देखा, जो नेचुरल फाइबर हैं वो थोड़े ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, इसलिए सिल्क जो है उसे लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, पर वो देखने में बहुत ज़्यादा शाइनी लगता था, तो लोगों को उससे वैसी ड्रेस पहनने की इच्छा हो रही थी, पर वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। तो साइंटिस्ट ने 19th सेंचुरी के एंड में लगभग एक ऐसा सिंथेटिक फाइबर बनाया जिसकी प्रॉपर्टीज़ थोड़ी बहुत सिमिलर थी सिल्क से, जिसको रेयॉन नाम दिया गया। अब यहाँ पे दूसरा नेचुरल एक फाइबर है जिसका नाम है वुल। अब वुल भी जो है बहुत एक्सपेंसिव है और उसके कपड़े भी लोग पहनना चाहते थे, बट लोग उसे पहन नहीं पा रहे थे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव था। तो फिर साइंटिस्ट ने एक अनदर फिर सिंथेटिक फाइबर इन्वेंट किया, मतलब डिस्कवर किया, मतलब बनाया, जिसकी प्रॉपर्टीज़ वुल से थोड़ी सिमिलर थी, जिसका नाम पड़ा आर्कलिक। तो द वुल obtained from natural sources is quite expensive, whereas cloth made from acrylic are relatively cheap. तो क्यों? क्योंकि आर्कलिक भी एक सिंथेटिक फाइबर है। तो दे आर अवेलेबल इन वेराइटी ऑफ कलर। सिंथेटिक फाइबर आर मोर ड्यूरेबल एंड अफोर्डेबल विच मेक्स दैम मोर पॉपुलर देन नेचुरल फाइबर। जो सिंथेटिक फाइबर है वो मतलब ज़्यादा ड्यूरेबल होते हैं। अगर हम नेचुरल फाइबर और सिंथेटिक फाइबर में कंपेयर करें कि कौन सी चीज़ें ज़्यादा अच्छी होती है, तो जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं मतलब मैनमेड फाइबर, वो ज़्यादा ड्यूरेबल रहते हैं, मतलब ज़्यादा देर चलते हैं, उसके बनाए गए क्लोथ जल्दी फटते नहीं, साथ साथ अफोर्डेबल भी होते हैं, जिस कारण सिंथेटिक फाइबर्स आज के वर्ल्ड में नेचुरल फाइबर्स के कंपेयर में ज़्यादा पॉपुलर हैं, क्योंकि ये इसके बनाए गए ड्रेस ज़्यादा अच्छे होते हैं। So you have already performed an activity of burning natural and synthetic fiber. Activity 3.6 of class 7. What did you observe? When you burn synthetic fiber, you find that
Their behavior is different from that of natural fiber. You must have noticed that synthetic fiber melt on heating. This is actually a disadvantage of synthetic fiber. If the cloth catch fire, it can be disastrous. देखो, जैसे हमारा जो सिंथेटिक फाइबर है उसमें ये फ़ायदा है कि वो ज़्यादा ड्यूरेबल होता है और लेस एक्सपेंसिव होता है, तो लोग उसे ख़रीद सकते हैं. बट उसकी एक और थोड़ी सी डिसएडवांटेज है. जैसे हमने क्लास 7th में या क्लास 6th में एक एक्टिविटी परफॉर्म की थी 3.6, जिसमें हमने सिंथेटिक फाइबर को भी बर्न किया था और नेचुरल फाइबर को भी बर्न किया था. तो आपको क्या याद है उसका रिजल्ट क्या हुआ था? हमने देखा था कि सिंथेटिक फाइबर को अगर हम गर्म करते हैं या जलाते हैं तो वो मेल्ट हो जाता है, पिघल जाता है. ये एक डिसएडवांटेज है सिंथेटिक फाइबर का. इसलिए कहा जाता है कि अगर आप कहीं पे किचन के पास हो या मतलब कोई आग के पास काम कर रहे हो तो सिंथेटिक फाइबर्स की क्लोथ नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि वो फायर जल्दी कैच करते हैं. और वहीं पे अगर कोई नेचुरल फाइबर्स के बने गए क्लोथ हैं तो वो उतने जल्दी फायर को कैच नहीं करेंगे. If the fabric melts and sticks to the body of a person wearing it, we should therefore not wear synthetic fiber while working in kitchen or in laboratory. All synthetic fiber are prepared by a number of processes using raw material of petroleum origin called petrochemicals. तो जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं ना, अलग अलग प्रोसेस से बनते हैं, अलग अलग रॉ मटेरियल से बनते हैं, पर उन सब में एक मटेरियल कॉमन होता है जो होता है पेट्रोलियम ऑरिजिन. तो इसलिए इसे पेट्रोकेमिकल्स भी कहा जाता है इन फाइबर्स को, क्योंकि ये सारे जो भी सिंथेटिक फाइबर हैं वो सब एक कॉमन रॉ मटेरियल के यूज़ से बनते हैं जो होता है पेट्रोलियम ऑरिजिन. तो इसलिए इन्हें पेट्रोकेमिकल्स भी कहा जाता है. नाउ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिंथेटिक फाइबर. ऐसे हमने सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में देख लिया, उनके टाइप्स देख लिए. अब हम उसके कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे. इमेजिन दैट इट इज़ अ रेनी डे. What kind of umbrella would you use and why? Synthetic fibers possess unique characteristics which make them popular dress material. They dry up quickly and durable, less expensive. Readily available and easy to maintain. Perform the following activity and learn for yourself. अब हमने सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में इतना जान लिया, तो इसका एक स्मॉल पैराग्राफ में जो हमने पढ़ा है वो बताया है. तो सिंथेटिक फाइबर्स के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. सिंथेटिक फाइबर्स जो है उसमें कुछ अजब यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि दे ड्राई अप क्विकली. ये जो कपड़े इससे बनते हैं वो बहुत जल्दी सूख जाते हैं, ज़्यादा ड्यूरेबल होते हैं, लेस महंगे होते हैं और रीडीली अवेलेबल टू ईजी टू मेंटेन. परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी एंड लर्न फॉर योरसेल्फ. तो अब ये एक पैराग्राफ हम पढ़ लेते हैं और उसके बाद प्लास्टिक्स जो है ना, इसका पार्ट हम जो है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है. डू सिंथेटिक फाइबर्स सोक लेस मोर वाटर देन नेचुरल फैब्रिक्स? डू दे टेक लेस मोर टाइम टू ड्राई? व्हाट डज दिस एक्टिविटी टेल यू अबाउट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक फैब्रिक्स? Find out from your parents about the durability, cost and maintenance of these fabrics compared to the natural fibers. तो क्या जो सिंथेटिक फाइबर्स हैं वो लेस टाइम लेते हैं या मोर टाइम लेते हैं नेचुरल फाइबर्स की तुलना में वाटर को सोक करने में, मतलब ड्राई अप होने के लिए? तो डू दे टेक लेस मोर टाइम टू ड्राई? तो व्हाट डज दिस एक्टिविटी टेल यू अबाउट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिंथेटिक फाइबर? फाइंड आउट फ्रॉम योर पेरेंट अबाउट ड्यूरेबिलिटी, कॉस्ट एंड मेंटेनेंस ऑफ दिस फैब्रिक्स कंपेयर टू द नेचुरल फाइबर. तो यहाँ पे हमने सिंथेटिक फाइबर का टॉपिक कंप्लीट कर लिया है. वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए हम इस वीडियो में फर्स्ट पार्ट तक ही पढ़ते हैं. मैं एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी सेकंड पार्ट करके, उसमें हम प्लास्टिक्स के टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे. तो अगर आपको अभी तक कुछ भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो भी ज़रूर देखिएगा. थैंक यू.